राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NS 2021। तो अभी तक के हमने आपके सामने सप्ताह 5 विषय गणित कक्षा तीसरी और 5वीं के हमने आपके सामने वीडियो प्रेषित किए और आज हम आपके सामने मार्क टेस्ट 1 कक्षा 5वीं विषय गणित के हम आपके सामने कुछ प्रश्न लेकर आए हैं और उन्हें हम कैसे हल करें और हमारे शाला में हम बच्चों को किस प्रकार से इसको बताएं, इस समस्त चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। जैसे कि प्रश्न नंबर 31 जो हमारे मार्क टेस्ट पेपर में दिया हुआ है, तो हम वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो साथियों नमस्कार, मैं राम लखन बिहारी आपके सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 31 को देखते हैं। जैसे इसमें लिखा है 500 के 5, 100 के 7, 50 के 3 और 20 के 2 नोट मिलाकर कितनी राशियां होगी। अब ये प्रश्न हमारी कक्षा 5वीं में के बच्चों के लिए है और ऐसे प्रश्न जो दिया हुआ है इसको बच्चे कैसे हल करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम कुछ गतिविधियां कराएं। हमारे शाला के जो बच्चे हैं उनसे हम गतिविधि कराएं। जैसे मैंने इसके पहले की आपको एक जानकारी दिया था कि हम कुछ कार्ड ले लें, माउंट पेपर में हम काट लें। जैसे कि 500 का नोट है तो सभी में हम 500 500 लिख दें, कुछ नोटों में हम 100 लिख दें, कुछ हमारे पास जो माउंट पेपर के जो रहेंगे उसमें 50 का लिख दें, 20 का लिख दें, 10 का लिख दें। इस प्रकार से हम 8 8 10 10 माउंट पेपर हम बना दें और बच्चों से हम गतिविधि कराएं नोट के लेन देन की। कि किसी ने बोला कि हम मुझे 120 रुपये दो, जैसे किसी ने बोला 120 रुपये दो, जैसे 120 रुपये की मांग की गई कि मुझे 120 रुपये दो। तो अब यहाँ पे वो कौन कौन से नोट देगा। तो जैसे ये भी हो सकता है कि वो 100 का एक दे दे और 20 का एक दे दे। हम बच्चों के जो हमने जो कार्ड दिए हैं, तो जैसे कि पहली बार बच्चे ने 100 का दिया और 20 का दिया, फिर दूसरे ने उसी बच्चे ने फिर से बोला कि नहीं मुझे 50 के चाहिए। तो यहाँ पे वो 50 के 2 देगा, 50 के 2 दे देगा और 10 के भी वो 2 दे देगा। तो इस प्रकार से वो 120 रुपये देगा। तो हम कुछ एक्टिविटी बच्चों से बार बार यदि हम अभ्यास कराएंगे तो निश्चित बात है कि इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, क्योंकि ये दैनिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे शाला के जो बच्चे जो होते हैं उनके माता पिता या अभिभावक जो होते हैं वो अपने बच्चों को दुकान जरूर भेजते कि जाओ इतने रुपये का ये ला लो, इतने रुपये का ये ला लो। तो वहाँ पे हमको ये सब चीज़ें शाला में हमको उनसे हल करवाना चाहिए, जिससे वो बहुत आसानी से दैनिक जीवन में ये काम को कर सकेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इस प्रश्न को देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो यहाँ पर जैसा दिया हुआ कि 500 के 5, 500 के 5 रुपये, 100 के 7 रुपये, 50 के 3, हमको ये कितने रुपए है ये हमको बताना है। तो यहाँ पे 500 के कितने हो गए, 500 के 5, ये कितने हो गए 2500 रुपये। हमने चाहे गुणा में लिख दिया है, हम चाहे तो इसमें जोड़ की के द्वारा भी हम बच्चों को बता सकते हैं। यहाँ पे 500 के 5 नोट, उसके बाद 100 के 7 नोट, 100 के 7 नोट, ये हो गए हमारे कितने 700। उसके बाद 50 के 3 नोट, 50 के 3 नोट, ये हो गए हमारे 150। और उसके बाद 20 के 2 नोट, 20 के 2 नोट, ये हो गया हमारे 40। और ये समस्त हम इसको जोड़ देंगे तो ये 0 5 4 9 7 और 1 8 और 5 13 का 3 हासिल का 1 3, यह हमारा आंसर आया 3390।
तो साथियों यहाँ पर यदि मान के चलो कि हम माउंट पेपर यदि रखें तो इस प्रकार के 500 के, यहाँ पे ये 500 का 500 का 500 का, इस प्रकार से हम बच्चों को अपनी शाला में हम जानकारी दे सकते हैं और हम किस प्रकार से इनके उत्तर को ज्ञात करें ये जानकारी हम उनको बता सकते हैं। यदि हमने कुछ दिन तक इस प्रकार का अभ्यास कराया पैसों के लेन देन का, तो स्वाभाविक है कि जितने भी प्रश्न हमारे एनएस में जो आना है वो बच्चे बहुत आसानी से कर लेंगे। और अभी हमारे पास समय है, हम चाहे तो माउंट पेपर में बना लें और इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल करना सिखाएं। तो जैसे इसका हमारा 3390 आया, तो हमारा आंसर बी है 3390। इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा जो 32 है, लिखा हुआ है 4 खंड वाली अलमारी के प्रत्येक खंड में 6 पुस्तकें रखी है, ऐसी ही 4 अलमारी में कितनी पुस्तकें होगी। यदि प्रश्न छोटे हैं तो उसको हल करने में हमको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी और हम बहुत आसानी से उसको हल कर सकते हैं और बच्चों को बता सकते हैं। जैसे हमने क्या किए हैं, यहाँ पर 4 अलमारी बनाए हैं, 1 2 3 और ये 4 हमारी अलमारी। यहाँ बोला 4 खंड वाली अलमारी के प्रत्येक खंड में 6 पुस्तकें रखी है और कितने खंड है उसमें 4, तो हमने सभी में 4 खंड बनाए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सभी में हमारे 4 हैं। और यहाँ पे प्रश्न में बोल रहा है कि प्रत्येक खंड में 6 पुस्तकें रखी है। अब मान के चलो 6 पुस्तकें रखी है, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से हम 6 पुस्तकें रखेंगे, तो हम यहाँ पे 6 लिख देते हैं। यहाँ पे भी प्रत्येक खंड में 6 पुस्तकें रखी है, तो यहाँ पे भी हमने लिख दिए। यहाँ पे भी 6 पुस्तकें हमने रख दिए और यहाँ पे भी हमने 6 पुस्तकें रख दी। अब यहाँ पे कितनी पुस्तकें हो रही, 6 कम 6 6 वाले 6 के 24 पुस्तकें यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे भी कितनी पुस्तकें हैं, 24 पुस्तकें हैं। यहाँ पे भी कितनी पुस्तकें हैं, 24 पुस्तकें हैं। और यहाँ पे भी कितनी पुस्तकें हैं, 24 पुस्तकें हैं। तो हम यदि इस सभी को आपस में हम जब जोड़ेंगे, 24 24 24 24 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना, 96 96। तो यहाँ पे जो प्रश्न बोल रहे हैं कि 4 अलमारी में कितनी पुस्तकें होगी, तो हमारी कितनी पुस्तकें होगी यहाँ पे हमारी 96 पुस्तकें होगी। तो हम इस प्रकार से गतिविधि के माध्यम से या बार बार जोड़ने की क्रिया को हम बताते हुए भी हम गुणा की अवधारणा को स्पष्ट करके इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर की जानकारी हम दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम एक नियम के आधार पे और बहुत सारी मेथड से हम बच्चों को बता सकते हैं, मगर हम इस मेथड से बताएं तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे बच्चे उसको एक चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। नहीं तो जैसे यहाँ पर लिखा है 4 खंड वाली अलमारी के प्रत्येक खंड में 6 पुस्तकें रखी है, तो हम सबसे पहले एक अलमारी के लिए निकालेंगे, यहाँ पे हम जबकि जमाएंगे एक नियम के अनुसार, और उसके बाद 4 अलमारी है तो हम उसका निकालेंगे। पहले हम एक अलमारी का निकालेंगे कि एक अलमारी में 6 पुस्तक है, एक अलमारी में कितनी पुस्तक है, 24 पुस्तक है, तो 4 अलमारी में कितनी पुस्तकें होगी। तो इस प्रकार से हम पहले एक का निकाल ले कि एक खंड में 6 पुस्तकें हैं, तो 4 खंड में कितनी होगी, एक खंड में कितनी पुस्तक है, 6 पुस्तक है, तो 4 खंड में कितनी होगी, तो 24 होगी। तो हम एक नियम के अनुसार भी इसको, इन प्रश्नों को हम बता सकते हैं और इस प्रकार से भी हम बच्चों से हल करा सकते हैं। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर हम लेते हैं 33। शाला में आयोजित प्रतियोगिता में 451 उपहार लाए गए, प्रत्येक विद्यार्थी को 2-2 उपहार देने के बाद 17 उपहार बच गए, कितने विद्यार्थी को उपहार दिया गया। तो इस प्रश्न को हमको हल करना है। तो यहाँ पे शाला में आयोजित प्रतियोगिता में कितने उपहार लाए गए थे, 451 पुरस्कार लाए गए। तो 451 पुरस्कार लाए गए और प्रत्येक विद्यार्थी को 2-2 उपहार देने के बाद 17 पुरस्कार बच गए। कितने बच गए, 17 पुरस्कार इसमें से बच गए।
अब साथियों यहाँ पर हम एक बात करें हम, क्योंकि यहाँ पे हमको भाग देना है और ये भाग की का प्रश्न है, मगर हम सही मायने में अगर दैनिक जीवन में देखें, क्योंकि भाग हम सिर्फ कॉपी और पुस्तक में करते हैं, मगर दैनिक जीवन की यदि हम बात करें तो अक्सर यही होता है कि पूरी प्रक्रिया घटाने के माध्यम से होती है। ऐसा मान के चलो कि यहाँ पर 451 उपहार है, बहुत बड़ा आयोजन है, 451 पुरस्कार रखे गए हैं। 451 पुरस्कार क्या है, वहाँ पे रखे गए हैं और वहाँ पे जो भी आयोजक है उनने पहले बच्चे को बुलाया और उसको उनने 2 उपहार दिया, फिर दूसरे को बुलाया 2 उपहार दिया। इस प्रकार की प्रक्रिया चलती है और एक प्रकार की घटाने की प्रक्रिया होती है। तो हम बच्चों को ये पूरी जानकारी बताएं कि सही मायने में भाग जो होते हैं ये हमको अपनी कॉपी और पुस्तकों में इसको हल करना पड़ता है, मगर दैनिक जीवन में अगर हम देखें तो एक प्रकार की वो घटाने की ही प्रक्रिया संपन्न होती है। क्योंकि यहाँ पे 451 है, हम यहाँ से इसमें 17 घटाने की कोई आवश्यकता नहीं। 451 हमारे पास उपहार है और हम प्रत्येक बच्चे को कितने कितने उपहार दे रहे हैं, 2-2 उपहार दे रहे हैं, तो 2-2 उपहार हम देते जाएंगे और यहाँ से उपहार घटते जाएंगे, 2 करके आखिरी में हमारे कितने बच जाएंगे, 17 पुरस्कार उसमें से बच जाएंगे। तो जितने बच्चों लोग लेके गए हैं वो पुरस्कार लेने वालों की संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम पूरी बातें हम अपनी जानकारी हम बच्चों को जरूर बताएं। अब यहाँ पे क्योंकि हमको क्या करना है, 451 उपहार में प्रत्येक विद्यार्थी को हमने 2-2 दिया और 17 बच गए, तो हम इसमें से क्या करेंगे, 451 में से 17 को घटा देंगे। तो 11 में से 7 गए, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ 4 में से 1 गए, 3 और ये हो गया हमारा 4। कहने का मतलब कि जो उपहार वितरित किए गए हैं वो कितने हैं, 434। और 434 में क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी को कितने कितने पुरस्कार दिए गए, 2-2, तो यहाँ 2 दूनी 4। उसके बाद हमने उतारे 3, 2 एकम 2, फिर घटाए तो 1 आया, फिर हमने उतारे 4, 2 सत्ते 14 और यहाँ पे घटाए तो 0। कहने का मतलब कि वहां पे उस आयोजन में 217 विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया गया। तो अब हम यहाँ उत्तर देखेंगे तो हमारा ए आ रहा है 217 विद्यार्थी। इस प्रकार से हम, क्योंकि हम तो पहले मॉक टेस्ट में जो बच्चे लोग जो हल करेंगे उसके बाद हमको उनको जानकारी बताना है, तो हम एक एक जानकारी से उनको अवगत कराएं। अब उसके बाद हमारा जो प्रश्न नंबर है वो प्रश्न नंबर है 34। निम्न में से किस घेरे की लंबाई सबसे अधिक है। अब यहाँ पे घेरे की बात आ रही है, घेरे की बात आ रही है तो हमको घेरा उनको बताना पड़ेगा। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि मेरे इसी वीडियो में प्लेलिस्ट भी डली हुई है, जिसमें आपको आयात और परिमाप बच्चों की गतिविधि के द्वारा कैसे कैसे उनको उसकी जानकारी देंगे, क्योंकि बच्चा स्वयं ही परिमाप को ज्ञात करने का उसमें प्रयास करता है। तो वो वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, आप उसको देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रश्न जो दिया हुआ है 34 और 35, इसको बच्चा बहुत आसानी से हल कर लेगा। तो यहाँ पे निम्न में से किस घेरे की लंबाई सबसे अधिक है। अब यहाँ पे उन्होंने नाप दिया 10 मीटर, 12 मीटर, 8 मीटर, यहाँ 12 मीटर, यहाँ 11 मीटर, यहाँ 13 मीटर, यहाँ पे 13 मीटर, यहाँ पे 9 मीटर, इस प्रकार से दिया हुआ है। और यहाँ पे घेरे का मतलब क्या हुआ है, परिमाप। और परिमाप का मतलब क्या हुआ है कि चारों भुजा की लंबाई। जैसे हम किसी की भी ले लेते, जैसे इसकी यदि हम ले लेंगे तो ये इसकी जो हमारी भुजा की जो लंबाई आएगी, इस हमारी ये वाली भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, उससे ये प्रश्न को हल किया जा सकता है। तो यहाँ पर प्रत्येक घेरे की हमको लंबाई बताना है। तो जैसे यदि हम पहले उसका यदि हम देखें तो 12 दूनी 24 और 20 हमारा होता है ये 44। और यदि मान के चलो हम इसको देखें तो 12, 24 और 16 हमारा होता है 40 हो गया। और यहाँ पे 13 और 11 है, 13 दूनी 26, 11 दूनी 22, तो ये हो रहा है हमारा 48। और यहाँ पे 13 दूनी 26 और 18, यहाँ पे हो रहा है हमारा कितना, 44। तो हमने इस प्रकार से इनके घेरे की लंबाई को हमने निकाला। तो हमने देखा कि हमारा
जो सी का जो आंसर है जिसका आ रहा है 48 मीटर, ये हमारा सही है। तो साथियों, इस प्रकार के प्रश्नों को आप मेरे प्लेलिस्ट में जो वीडियो डाले हैं उसमें। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 35, दी गई आकृति का परिमाप कितना होगा। तो यहाँ पे एक आकृति दी हुई है और जिसका हमको क्या ज्ञात करना है, हमको परिमाप ज्ञात करना है। और परिमाप क्या होता है मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, उस वीडियो को देख लेंगे आपको पूरी जानकारी हो जाएगी और बहुत अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि वो हमारे साल की गतिविधि है जिसमें बच्चे को परिमाप और क्षेत्रफल, ये दोनों चीज वो बहुत आसानी से हल करते हैं और उनको ये भी मालूम कि परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप वहां जाके देख लें हम यहाँ पे किस प्रकार से परिमाप निकालेंगे, क्योंकि यहाँ बोला दी गई आकृति का परिमाप कितना होगा। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई वो 1 इकाई बोल रहा है। कहने का मतलब कि जितनी भी ये लंबाई है 1 इकाई में है, 1 इकाई में। तो हम इसको गिन भर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कहने का मतलब ये टोटल ये जो है ये 12 मीटर है। और 12 मीटर क्या है, इसकी लंबाई है। ये अंदर 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 का भाग नहीं है, अंदर का भाग को तो हम क्षेत्रफल बोलते हैं। सिर्फ हम ये चारों तरफ की जो लंबाई है ये इसकी 12 इकाई है। यहाँ पे कितनी है, ये 12 इकाई है। अब हम देखते हैं कि ए हमारा 10 इकाई है, बी 12 इकाई और सी 5 इकाई और डी हमारा 4 इकाई है। तो हमारा जो उत्तर जो आएगा इसका वो आएगा 12 इकाई। इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 34 और प्रश्न नंबर 35। इसके बाद प्रश्न नंबर 36, 9 घंटे मतदान चला, मतदान शाम 5 बजे समाप्त हो गया, मतदान कितने बजे प्रारंभ हुआ था। ये बता क्या रहा है कि मतदान जो हमारा चला है वो कितने घंटे चला है, 9 घंटे चला है, 5 बजे समाप्त हो गया। हमको पता ये करना है कि 9 घंटे जब मतदान चालू हुआ तो चालू जब हुआ है तब कितना बजा था। इस बात की हमको जानकारी यहाँ पे पूछी जा रही है। तो साथियों, हम अपनी शाला में 24 घंटे वाली जो घड़ी जो होती है इस प्रकार का हम निर्माण कर लें। उसमें अंदर हम जो 12 घंटे में जो हमारी घड़ियां का जो हम समय के बारे में जो जानकारी लेते हैं ये इसके भी काम में आ जाएगी। और यहाँ पे हम शून्य लिखते 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 इस प्रकार की अगर हम जानकारी को लिख देंगे तो ये हमारी 24 घंटे वाली घड़ी का निर्माण हमारा हो जाएगा। तो इस घड़ी को हम बना लें। अब ऐसे जब प्रश्न हमारे पास आते हैं कि 9 घंटे मतदान चला, मतदान शाम 5 बजे समाप्त हो गया, तो मतदान कितने बजे प्रारंभ हुआ। तो बच्चे को ये तो मालूम कि इसमें से घटाना है, मगर होता ये है कि वो इस प्रकार से 9 में से 5 को घटा देते हैं और उनका उत्तर कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। और वो उत्तर को इस प्रकार से लिख देते हैं कि 4 बजे चालू हुआ है। इस प्रकार का की गलतियां उनसे होती है। अब यहाँ पे हमारा मतदान चला है कितना, 9 घंटे, और समाप्त कब हुआ है, 5 बजे। 5 बजे, शाम 5 बजे बोल रहा है। अब शाम 5 बजे की जब हम बात करें, क्योंकि हमारा 12 बजे रात से जो हमारा समय चालू होता है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चालू होता है। और दिन के 12 बजे से फिर अगर देखा जाए तो 24 घंटे घड़ी में 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 इस प्रकार से हमारा समय का निर्धारण होता है, जिसको हम रेलवे घड़ी भी बोलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि 5 बजे, तो 5 हमारा दिन में ये बजा है, ठीक है। शाम के 5 बजे, शाम का 5 ये है, और शाम का 5 बजे में कितना लिख रहा है, ये 17 लिख रहा है। तो हम यहाँ पे 17 को लिख दें, ठीक है। हमने यहाँ 17 को लिख दिया। और कितने घंटे मतदान चला, 9 घंटे चला, तो इसमें से हम 9 को घटा दें तो हमारा आ गया 8। कहने का मतलब कि सुबह 8 बजे ये प्रारंभ हुआ। तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा, डी, सुबह 8 बजे, ठीक है। अब क्योंकि
अगर कुछ दिन तक के हम ये घड़ी को जब हम लगा के रखेंगे तो स्वाभाविक है कि बच्चे को धीरे 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 बिल्कुल बात आ जाती है कि 3 बजे, तो वो सीधे सीधा यहाँ पे 15 बजे बोल देता है, 4 बजे तो यहाँ 16 बजे, 2 बजे तो 14 बजे, एक तो 13 बजे। तो ये पूरी जानकारी उनको 24 घंटे की भी हो जाती है और इस प्रकार के प्रश्न को करने में उनको तकलीफ नहीं होती। तो इस प्रकार की घड़ी हम कक्षा में लगा लें और इसी प्रकार के समय का उनको आपस में हम खेल खिलाएं कि इतना बजा है, 17 बजा है, बताओ कितना अभी अभी के हमारी घड़ी के हिसाब से कितना बज रहा है, तो 5 बजा है। यहाँ पे पूछ ली 23 बजा है, बताइए। अच्छा, आपका स्कूल कितने बजे लगता है, तो वो बोलेगा 22:30 या 22 बजे। तो इस प्रकार सॉरी 10 बजे। तो हमारी छुट्टी कितने बजे होती है, तो हमारी छुट्टी 4 बजे होती है। तो इस प्रकार से अच्छा, आपका जो भोजन का जो अवकाश होता है वो कितने बजे होता है, तो वो 13 बजे होता है, क्योंकि यहाँ से हमारा 1 के बाद में ये 13 चालू हो जाए। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम जब बार बार बच्चों से पूछेंगे तो ये घड़ी की जो जानकारी है बच्चों को ये बहुत अच्छे से हो जाती है। अब इसके बाद हमारा जो प्रश्न है, एक साल के बच्चे निम्नानुसार समय व्यतीत करते हैं, बच्चों ने खेलने में कितना समय व्यतीत किया है। तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद इसको हम हल करके बताते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो घड़ी बनी थी हमने उसी का इस्तेमाल यहाँ पे किया इस प्रश्न के लिए कि एक साल के बच्चे निम्नानुसार समय व्यतीत करते हैं, बच्चों ने खेलने में कितना समय व्यतीत किया, 1/4, 2/3, आधा या 1/3। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बच्चे ने कितना समय व्यतीत किया। तो यहाँ पर एक गोला बना हुआ है और गोला में यहाँ पर इस प्रकार से दर्शाया गया है। कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो भाग है ये हमारा 1/2 भाग है और ये हमारा 1/4 भाग है और ये हमारा 1/4 है। 1/4 को भी हम मिला दें तो हमारा ये 1/2 हो जाता है। अब यहाँ पे पूछता है कि बच्चे लोगों ने निम्नानुसार जो समय जो व्यतीत किया है, तो खेलने का समय कितना व्यतीत किया। तो खेलना हमारा ये लिखा हुआ, तो खेलना जो है हमारा 1/2 और 1/2 का मतलब होता है क्या, हमारा आधा। तो यहाँ पर खेलने का जो समय उन्होंने जो व्यतीत किया है वो किया है उसने तो यहाँ पे खेलने का जो समय व्यतीत किया है उनने आधा। ये जरूरी नहीं कि प्रश्न में यही बात पूछे, अगर वो पूछ ले कि टीवी देखने में उन्होंने कितना समय व्यतीत किया तो हमको टीवी के बारे में बताना पड़ेगा कि टीवी देखने में उन्होंने कितना समय व्यतीत किया। तो ये 1/4 मतलब इसको हम 1/4 बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, 1/4। और वैसे ये भी पूछ सकते कि अन्य कार्य में कितना किया, तो यहाँ पर ये अन्य कार्य में 1/4 है, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, 1/4। तो हमको प्रश्न में खेलना, टीवी देखना, अन्य कार्य, ये सभी चीजों की जानकारी हमको बच्चों को बताना चाहिए। अब हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 4044 है। तो साथियों इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारे इस संबंध में 3 वीडियो हमने प्रसारित किए हैं। एक है 10,000 तक के संख्या, एक है करोड़ तक के संख्या को पढ़ना और लिखना, और एक बच्चे लोगों ने जो संख्याओं को किस प्रकार से लिखेंगे, ये हमने जानकारी दी है। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आपने वो 3 वीडियो को देख लिया और 1 सप्ताह अपने बच्चों के साथ में अगर कार्य किया, वहाँ 1 सप्ताह भी आपको नहीं लगेगा, कम समय लगेगा, फिर बच्चों को 100 तक की अगर गिनती आती है और आपने सिखा के रखा है, तो ये मेरी गारंटी है कि आपका बच्चा करोड़ों तक के संख्या को वो एक साथ पढ़ेगा और लिखेगा। हमने उसके 3 वीडियो यहाँ पे हमने डाले हैं और हम उसकी लिंक भी इसमें हम डाल देंगे, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको ये बताना है कि 4044 है, तो ये जो संख्या जो लिखी है इसमें कौन सी संख्या 4044 होगी। कई बार तो ये दिक्कत आती है कि जैसे संख्याएं जो लिखी रहती है इन्हीं को पढ़ने में हमको दिक्कत होती है कि हम देखें और एक साथ पढ़ ले, तो ये हमारे साथ भी दिक्कत आती है। मगर हम देखें और संख्या को पढ़े, जैसे ये लिखा है 4,44,000,
जैसे ये लिखा 4,404 और ये लिखा 4,044 और 444। अब यहाँ बात आ रही है 4,044। हम इसको यहाँ पे लिखते हैं 4,044। अब यहाँ पे हम बच्चों को जब इसको अंकों में लिखना है कि हम बताएंगे, तो हम सबसे पहले उनसे बात करेंगे ये क्या है, 1000। और 1000 में कितना है, 4। कितना है, 4, 4,000। और उसके बाद क्या लिखा है, 44। क्या यहाँ पर कोई संख्या बच रही है? यहाँ पे कोई संख्या बच रही है तो निश्चित बात है कि यहाँ पे बोलने, क्योंकि अगर नहीं है वो संख्या तो हम ना अंकों में उसको बोलते हैं ना शब्दों में बोलते हैं। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे कितना बच रहा है, 100 बच रहा है। यहाँ पे 100 की कोई भी संख्या नहीं आई है। 4,044, यहाँ क्या लिखा, 4,044। 100 जब जो संख्या हम नहीं बोलते हैं उसके स्थान पे हम शून्य लगाते हैं। उसके स्थान पे हम क्या लगाते हैं, शून्य लगाते हैं। जैसे मैं एक संख्या बोल रहा हूँ कि 5,05,000। आपको ये संख्या कठिन लग रही है, 5,05,000 लिखने के लिए अगर बोला जाए तो हम शब्दों में तो लिख देंगे, 5,05,000 लिखने में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लाख लगा देंगे और 5 लिख देंगे। मगर जब हमको अंकों में लिखने की जब बात आती है हमको बहुत कठिन लगता है। 5,05,000, तो हमको 5,05,000 को क्या करना है, लिखना है। तो इस प्रकार से हम 5,05,000 को लिख सकते हैं। तो 5,05,000 यहाँ पे मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ कि मैं इस तरफ से आपको बताता हूँ तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो हमारा इकाई, दहाई, सौ, 3 संख्याएं होती है, इकाई, दहाई, सौ। हम सैकड़ा नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे ये 5 लिखा, पहले मैं इस तरफ से बताता हूँ। यहाँ पे दहाई में भी कोई संख्या नहीं है और 100 में भी कोई संख्या नहीं है। अल्पविराम में यहाँ पे लगाऊंगा। यहाँ पे मेरा क्या जाएगा, यहाँ पे 1000 आ जाएगा, क्योंकि 1000 के 2 अंक आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हमारा हो गया 100, दहाई, इकाई, और यहाँ पे हो गया हमारा 1000। और इसके बाद हमको क्या लिखना है, लाख। तो यहाँ पे लाख में मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं 5,05,000 लिखूंगा। अब यहाँ पे एक बात आती है कि 5,05,000 लिखने में मैंने क्या किया था, मैंने 2 अल्पविराम का प्रयोग किया है। 2 अल्पविराम, अगर किसी भी संख्या में 2 अल्पविराम लगे हैं तो हम संख्या कहां से बोलेंगे, 5,00,000 से बोलेंगे। और जब हमको अगर कोई लिखने के लिए बोलेगा, जब हमको मालूम है कि हमको 2 अल्पविराम लगाना है, तो यहाँ से हम चालू करेंगे 5, 1 अल्पविराम लिख गया, ये हमने 1000 का लगा दिए, ये हमारा 100 हो गया, ये हमारा दहाई हो गया और ये हमारा इकाई हो गया। इस प्रकार से हम 5,05,000 को बहुत आसानी से लिख सकते हैं। आप उस वीडियो को देखेंगे, उसमें मैंने बहुत सारी जानकारी दिया हूँ। तो साथियों, आज हमने 31 से 38 तक के प्रश्नों को देखे हैं। इसके बाद हम आने वाली वीडियो में और दूसरे क्वेश्चन भी आपके सामने हल करेंगे।